तो फ्रेशर्स टेंशन मत लेना, इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी है। अभी डेली आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जो इंटरव्यू क्वेश्चन बड़ी से बड़ी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में पूछे जाएंगे, वो यहाँ आपको प्रैक्टिकली आपको सिखाए जाएंगे। जब आप इंटरव्यूअर को आंसर दोगे, उसे लगेगा कि आप किसी साइट पे काम करके आए हो, क्योंकि उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो मेजरमेंट की जाती है CPWD की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वो कौन सा कोड यूज किया जाता है? IS कोड 1200। मतलब समझ लो पहला IS कोड 1200 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग का 10% सीखना है तो वो IS कोड 1200 आपको सिखाएगा, क्योंकि मेजरमेंट करना, जब जो भी डिडक्शन रहती है बिलिंग में, कि आपको प्लास्टर की जब मेजरमेंट कर रहे हो क्या क्या डिडक्ट करना है, कैसे, मतलब अगर आपको बिलिंग करनी है तो आपको 1200 IS कोड मस्ट आना चाहिए, जिसमें जो भी फिनिशिंग की आइटम्स रहती हैं उनके बारे में पूरी डिटेल होती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो IS कोड 1200 पे, तो कमेंट करना, मैं एक डिडक्शन की वीडियो ले आऊँगा कि कैसे प्लास्टर में डिडक्शन की जाती है। वहाँ देखो, IS कोड 1200 कोई एक कोड नहीं है, बहुत छोटा कोड नहीं है, 28 पार्ट है इसके सेपरेट, हर एक पार्ट में अलग चीज है, और 28 के 28 पार्ट आपको पढ़ने चाहिए, तभी आप जो भी डिडक्शंस या मेजरमेंट किससे करनी है वो समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रक साइड पे आता है, कौन सा ट्रक साइड पे आता है? TM क्या हो गया? ट्रांजिट मिक्सचर। जो ट्रांजिट मिक्सचर रहता है जिसमें कंक्रीट भर के, बैचिंग प्लांट से कंक्रीट भर के हम साइड पे लाते हैं और उससे कंक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, अगर एक्सपीरियंस होंगे तो आपको पूछ लिया जाएगा जो TM होता है कितना कंक्रीट आता है जी उसमें, तो आपको बताना है 6 से 7 m³ उसमें कंक्रीट आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि जब साइट पे TM आता है, एक इंजीनियर, साइट इंजीनियर की ड्यूटी वहां होती है, क्वालिटी इंजीनियर की ड्यूटी होती है, तो दोनों की क्या ड्यूटी रहेगी? सबसे पहले TM साइट पे पहुंचा तो आपको क्या देखना है? उसका टाइम देखना है, कब वो TM वहां से चला था, यहां पहुंचा, क्योंकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट में शुरू होने वाला है। तो जितने जल्दी कंक्रीट डाल दोगे उतना अच्छा है, उसकी उतनी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और अच्छे से रहता है। तो सबसे पहली चीज रेवोल्यूशन काउंटर उसका देखना होता है, कहीं TM ज्यादा तेज तो नहीं घूम रहा, क्योंकि ज्यादा तेज घूमेगा तो कंक्रीट खराब होता है, तो उसका रेवोल्यूशन काउंटर चेक करना है। फिर दूसरा, जो टिकट उसके साथ आई होती है, उसमें पूरी स्लिप होती है। RMC प्लांट जो रहते हैं वो टिकट साथ में बेचते हैं, वहां लिखा होता है कि इसका स्लम्प इतना था जब हमने यहां से कंक्रीट भेजा, इतना टाइम था, बैच नंबर, सब चीजें नोट करके रखनी होती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड चाहिए होता है और बाद में काम भी आता है। ठीक है, ये चीज देखनी है। उसका स्लम्प लेना है आपने, जब कंक्रीट साइड पे आया, पहला काम कंक्रीट में से, TM में से कंक्रीट निकालो, उसका स्लम्प लो और चेक करो कि प्रॉपर स्लंप है, वर्केबल कंक्रीट है कि नहीं। फिर उसका टेम्परेचर चेक करो, 32 डिग्री सेल्सियस तक कंक्रीट का टेम्परेचर उस समय है तो अच्छा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो दिक्कत क्या है? वो कंक्रीट काफी टाइम से उसमें पड़ा हुआ है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। जितना टाइम होता जाएगा उतनी स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज होती जाएगी। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है कंक्रीट का, सीमेंट का? वो होता है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर 600 मिनट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो भी क्वालिटी इंजीनियर या लैब असिस्टेंट है साइट पे होना चाहिए, उसने अपने जो सैंपल लेने होते हैं, किसके लिए? क्यूब टेस्ट के लिए। तो उसको अपने सैंपल लेने हैं, भले वो क्यूब भर रहा है या सिलेंडर भर रहा है, तो उस हिसाब से उसको सैंपल लेने हैं। तो ये बेसिक काम रहता है जब साइट पे TM आता है। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, जो क्यूरिंग करते हैं हम कंक्रीट की, तो कब से स्टार्ट कर देनी होती है हमें क्यूरिंग? मतलब जब आपने कंक्रीट डाला स्लैब में या जिसमें भी डाल रहे हो, 35 से 40 मिनट के बाद उसकी आप क्यूरिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जब हो जाता है तो वो इतना खराब नहीं होता है कंक्रीट। 40 मिनट बाद अगर उसमें तराई करोगे, क्यूरिंग करोगे, तो उसमें क्रैक नहीं आते हैं, उसमें फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसके? कंक्रीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शूट यूज की जाती है, शूट सबको पता है, कंक्रीट हम 1.5 मीटर से ज्यादा दूर से एकदम से नीचे तो फेंक नहीं सकते वर्टिकली, तो आपको शूट यूज करनी पड़ती है। लंबा एक जो पाइप होगी या कुछ भी प्रोसेस होगा कि कंक्रीट हमें वहां से नीचे पहुंचाना है, यहां कंक्रीट करना है, तो एकदम से नीचे फेंकोगे, सेग्रीगेट हो जाएगा मटेरियल, एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग, पानी अलग, तो वो हमें होने नहीं देना है, ना ब्लीडिंग होने देनी है। तो हमें क्या करना होता है, शूट यूज करते हैं। तो शूट की स्लोप होती है, ये एक साइट इंजीनियर को पता होगा। जब एक LNT के इंटरव्यू में बैठे हुआ था एक बच्चा, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी स्लोप होनी चाहिए, तो मिनिमम स्लोप उसकी होती है 1:2। कितनी? 1:2। मतलब वर्टिकल अगर हम वो जगह 1 मीटर रख रहे हैं
तो जो हॉरिजेंटल जगह होगी वो 2 मीटर, मतलब 2 मीटर स्लोप टेढ़ी होनी चाहिए। मतलब लगा लो 1:2 समझ रहे हो? जिसको नहीं समझ आ रहा है कमेंट करना, 1:2 समझा दूंगा। समझ लो 1 हमारा है कि वर्टिकली हमें खड़ी करनी है शूट, मतलब डिस्टेंस हमारा वर्टिकली 1 मीटर होना चाहिए, और शूट जो टेढ़ी होनी चाहिए उसका नीचे का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। ये हो गई मैक्सिमम स्लोप। मिनिमम 1:3 की स्लोप आप रख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वालिटी इंजीनियर को पूछा जाता है, साइट इंजीनियर को पूछा जाता है। जो भी बैचिंग प्लांट होते हैं स्टेशनरी सेंट्रल बैचिंग प्लांट, उसमें जब मिक्सिंग टाइम कितना रखना चाहिए, कितना 50 से 90 सेकेंड, कितना नोट करके रख लो अपनी डायरी पे। 50 से 90 सेकेंड अगर उसकी मिक्सिंग कर रहे हो तो अच्छा है, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए वो भी खराब है, उससे कम नहीं करनी चाहिए वो भी खराब। तो 50 to 90 सेकेंड पकड़ के रखो, आपको इतनी करनी होती है। और स्पीड कितनी होती है उस मिक्सर की, जब उसमें कंक्रीट हो रहा है, देखो जल्दी जल्दी करोगे तो खराब हो जाएगा। तो आपको 2 से 6, मतलब 1 मिनट में आपको 2 से 6 रेवोल्यूशन उसके होने चाहिए आरपीएम पे, ठीक है। 2 से 6 रेवोल्यूशन होंगे तो अच्छे से कंक्रीट मिक्स भी होगा और अच्छे से उसमें प्रॉपर से कोई नहीं तो ज्यादा तेज से होगा, एग्रीगेट अलग, पानी अलग, सब कुछ अलग। अगर कम होगा तो प्रॉपर से मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और मिक्सिंग स्पीड कितनी होती है उस मिक्सर की, ये भी ध्यान रखना, 6 से 18 आरपीएम। 6 से 18 आरपीएम ही रखना, उससे ज्यादा रखोगे तो मैंने जैसे कहा एग्रीगेट अलग, वो सब चीजें अलग। तो 6 से 18 आरपीएम उसकी मिक्सिंग स्पीड होनी चाहिए उस मिक्सर। तो अभी कोई आपको पूछे कंक्रीट फटीग क्या होता है, तो कंक्रीट फटीग होता है अगर एक ही कंक्रीट पे मतलब बार बार रिपीटेड लोड आ रहा है, उठा रहे हैं डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं फिर डाल रहे हैं, तो वो कंक्रीट वीक हो जाता है। तो वो जो होता है उसे कंक्रीट फटीग बोलते हैं। मतलब पहले उस पे अगर उस कंक्रीट की कैपेसिटी है 100 किलो न्यूटन की, तो उस पर 30 किलो न्यूटन डाल रहे हैं, फिर 60 डाल रहे हैं, फिर 50 डाल रहे हैं, फिर 70, 80, 90, तो कंक्रीट फटीग हो जाता है। और क्रीप क्या हुई, इसी में से क्वेश्चन निकलता है, इंटरव्यू में पूछते हैं क्रीप क्या हुई। देखो एक लोड है, लगा लो 100 किलो न्यूटन जैसे स्लैब उठा सकती है, तो उस पर 80 किलो न्यूटन का लोड या 90 किलो न्यूटन का लोड रख दिया, पड़ा रहा और थोड़ी टाइम बाद वो उसमें क्रीप मतलब उसमें बेंड आ जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगी, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, क्रीप। जो डिफॉर्मेशन होती है सस्टेन लोड से, उसे हम क्रीप बोलते हैं। अगर कोई बात आपको कोई देखो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछे कि जो सामने कंक्रीट है, चलो तो कैसे आपको पता चलेगा कि कंक्रीट ने अपनी इनिशियल सेटिंग टाइम उसका गेन कर लिया, मतलब इनिशियल सेट हो गया, वो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी अगर हम उस पर चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जैसे हमने कहा 40 मिनट बाद क्यूरिंग पानी मारना उसको स्टार्ट हो, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप पाँव रखोगे उसमें पाँव नहीं छपेगा, तो होता है इनिशियल सेट। हमें कैसे पता चलेगा, पहले देखने से आइडिया लग जाएगा, जो उस पर सरफेस पे जो पानी होता है, मतलब ब्राइटन पानी, आपको पानी दिख जाएगा। अगर उसमें पानी नहीं दिख रहा है तो समझ लो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। बाकी आप 30 से 40 मिनट बाद आपको बता देना है कि इसका इनिशियल सेट हो गया, क्योंकि उसका 30 से 40 मिनट में होना ही था, तो 40 मिनट बाद आप कुछ भी काम उस पर कर सकते हो। कुछ भी काम मतलब उस पर सिर्फ क्यूरिंग के लिए चल सकते हो, ना उस पर कुछ चीज़ फेंक सकते हो, ना लोड डाल सकते हो, कुछ नहीं। वो इनिशियल सेटिंग टाइम बस पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कंक्रीट होता है, लगा लो 1 घंटा टीएम में पड़ा रहा वो, तो क्या होगा अगर कंक्रीट कहीं टीएम आपका ट्रैफिक में फंस गया, जहां पहला टीम लगा वो खाली नहीं हुआ था, शटरिंग खुल गई, आपका टीएम खड़ा रहा, तो उससे क्या होगा, 3-4 चीजें होती हैं। एक तो कंक्रीट ओवर मिक्स्ड हो चुका होता है। जब कंक्रीट ओवर मिक्स्ड हो गया तो वो खराब कंक्रीट, अच्छा कंक्रीट नहीं रहा वो, क्योंकि कुछ लिमिट है। अगर टीएम को बंद कर दिया तो वो अंदर टीएम के अंदर ही सेट हो जाएगा। अगर चलाना तो उसके रेवोल्यूशन तो चलते रहेंगे, तो वो ओवर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, वो खराब है। और अगर वो हॉट हो गया, मतलब उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अगर हॉट हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लग पड़ती है। तभी बोलते हैं 30 मिनट से पहले कंक्रीट आपको डाल देना होता है, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लग पड़ती है टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन है जो पोर्टलैंड सीमेंट था, ये एलएनटी में और गैमन इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियर से, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज करते आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, किसने बनाया, जोसेफ एस्परडिन पेटेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट 1824 में वो इन्वेंट हुआ था। और अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है किसके लिए, जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, अगर उसको टेस्ट करना हो तो कौन सा यूज किया जाता है, वो किया जाता है विकेट अपरेटस। जो विकेट अपरेटस है वो यूज किया जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। इस पे वीडियो चाहिए होगा कमेंट करना। नीडल होती है, मतलब पेस्ट सी बनाई जाती है सीमेंट की, उस पर नीडल डाली जाती है, उससे
पूरा टेस्ट अगर समझना होगा मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, इसी में क्वेश्चन निकल आते हैं कि अगर ड्राई डायनेस्टी सॉइल की चेक करनी हो तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, कोर कटर किया जाता है। और सीव एनालिसिस करनी हो तो वाइब्रेटर यूज किया जाता है। और अगर टेंशन, बेंडिंग, शेयर ये चेक करनी हो तो यूटीएम जो रहती है मशीन उसको यूज किया जाता है। और अगर आपको विकेट ऑपरेटर्स का पूछ रहा, आपने बोल दिया कि विकेट ऑपरेटर्स यूज किया जाता है सेटिंग टाइम सीमेंट की चेक करने के लिए, तो उसी में क्वेश्चन आ जाता है कि जो नीडल यूज की जाती है उसको कितना पेनिट्रेट किया जाता है। देखो इसका जो अगर मैं बात करूं, अगर वो विकेट ऑपरेटर्स आपको समझना भी होगा, IS कोड 4031 पढ़ना, पार्ट 4 उसमें ये पूरा बताया है। तो कोड कहता है 33 से 35 mm जो पेनिट्रेशन होता है वो आइडियल होता है, इतना करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरसीसी स्ट्रक्चर जो रहता है उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि आरसीसी स्ट्रक्चर का टेंशन जोन कहाँ होता है, सबसे पहले समझो आरसीसी स्ट्रक्चर जो उसकी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो सेंटर में होती है, सबको पता है। और जो टेंशन जोन होता है वो क्या होता है, नीचे होता है किसके, न्यूट्रल एक्सिस से, और ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन जोन होता है। लेकिन जब कैंटिलीवर की बारी आती है, कैंटिलीवर ये सिंपली सपोर्टेड अगर हमारी स्लैब है, बीम है, उसकी बात की मैंने, लेकिन जब कैंटिलीवर की बारी आती है, न्यूट्रल एक्सिस बीच में आ गई और टेंशन जोन चला गया ऊपर और कंप्रेशन जोन आ गया नीचे। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को पता होनी चाहिए। पीएससी क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो रहता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, तो वो होता है आर्च। आर्च में इतनी ज़्यादा पीएससी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मोस्टली, क्योंकि देखो उसको ना कंप्रेशन में जाना है ना लोडिंग में जाना है, वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। लेकिन जो हैवी लोड स्ट्रक्चर होते हैं, लगा लो ब्रिज हो गए या कुछ स्ट्रक्चर हो गए जिसमें लोड काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो कंप्रेशन भी होगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज़ किया जाता है कि वो रुका रहे। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। कैम्बर क्या होता है, सबको पता है कैम्बर क्या होता है। दो, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, हम बीम में कैम्बर देते हैं, स्लैब में कैम्बर देते हैं। रोड की बात करें तो हम रोड पे कैम्बर देते हैं। कैम्बर हुआ क्या, देखो स्लोप प्रोवाइड की जाती है। अगर रोड की बात करें, रोड का आपने सेंटर देखा होगा, ऊंचा होता है, थोड़ा ऊंचा रहेगा और पानी दोनों तरफ जाता है, दोनों तरफ नाली होती है, ड्रेन होती है, वहां से पानी निकल जाता है। अगर कैम्बर या स्लोप बोलो, कैम्बर को स्लोप बोल सकते हो, अगर स्लोप नहीं देंगे तो हमारी सड़क खराब हो जाएगी, हमारा जो छत होगा वो खराब हो जाएगा। तो स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कैम्बर देने का तरीका क्या होता है, आपको अगर मैं बात करूं तो दिक्कत इंटरव्यू क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कैम्बर क्या है, किस हिसाब से देनी होती है। लेकिन आपको ड्राइंग में रेशो के हिसाब से दी होती है, आपको दी होती है 50% स्लोप देनी है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन तो चल रहे हैं, चलो मैं कैलकुलेशन भी थोड़ी आपको बता देता हूं, अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो वो कैसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा गया था एफकॉन कंपनी में। ठीक है, ये ड्रेन की वो जो मैंने अभी डायग्राम दिखाई वो उसकी एग्जांपल है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ये हमारी एक स्लैब है, लगा लो यहाँ पाइप है उसके, ठीक है, और स्लोप यहाँ देनी है आपको 1:100 की, मतलब पानी यहाँ जाना चाहिए। तो उसकी लेंथ कितनी है, 6.5 मीटर है। जितनी भी लेंथ होगी आप इजिली इससे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो क्या करना है, 1:100 दिया है जो, इसमें क्या करना है आपने, एक चीज़ ये है कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मतलब मीटर में है तो 100 मीटर में 1 मीटर आपको स्लोप देनी है, अगर फुट में है तो 100 फुट में 1 फुट आपको स्लोप देनी है। तो ऐसे ही जैसे आपको दिया रहेगा वैसे, तो इधर मीटर में है तो 100 मीटर में 1 मीटर आपको स्लोप देनी है। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ये याद ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 1 होगा ना आपका, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आ गया 1000 डिवाइड बाई 100, तो आ गया हमारा, इसको डिवाइड करके कितना है 10 mm। तो मतलब क्या इसका क्या निकला कि हर 1 मीटर के बाद आपको कितनी स्लोप देनी है, 10 mm आपको स्लोप देनी है 100 मीटर तक। मतलब हमारी टोटल कितनी थी, 1 मीटर थी। तो अगर हम 100 मीटर में हर 1 मीटर पे 10 mm देंगे तो हमारा 100 मीटर हो जाएगा। तो इसी को आप, अगर अभी हमारा एग्जाम्पल है 6.5 मीटर है, 1:100 की हमें स्लोप देनी है, तो उसको कैसे करेंगे, वो होगा ऐसे, मतलब इंटरप्रिटेशन करेंगे। 1:100 है ये वाला, और हमारा निकालना कितना, हमें वर्टिकल निकालना, मतलब कितनी स्लोप आएगी। तो जी कितने डिस्टेंस है उससे हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो उसको करके हमारा कितना आ जाएगा ऐसे, मतलब ये हमारे यहाँ चला जाएगा और v इधर रह जाएगा। तो हमारा आएगा 6.5/100। तो हमारी कितनी आ गई,
065 मीटर, और इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे तो 65 mm आपको यहाँ स्लोप देनी है। तो वैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे तो उस हिसाब से हमें स्लोप में मतलब टोटल में हमें कितना है 65 mm यहाँ से लेके ये हमारा 65 mm स्लोप देनी है हमें, तो उसी हिसाब से हम वहाँ कर देंगे। तो इसमें अगर अब जैसे मैंने यहाँ निकाला तो उसने कहा 1 मीटर के लिए हमारा जो निकला था 1 मीटर के लिए हर मीटर पे 10 mm हमें स्लोप देनी है। तो टोटल कितने 6.5 mm। तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर 2 मीटर होगा तो 20 mm, 3 मीटर होगा तो 30 mm, 4 मीटर होगा तो 40 mm, और वैसे 6.5 मीटर है तो 65 mm इससे निकल जाएगी। आप इसको अच्छे से देख लीजिए जो मैंने बताया। जैसे अगर टोटल तो हमें ये है क्योंकि इतना डिस्टेंस नहीं होगा, सीधी उसने दे दी होगी, तो जितना भी आपका डिस्टेंस होगा उसको क्या करना है, जो आपकी रेशो है मतलब 1:100 इक्वल टू जो मतलब इधर से आपकी उसकी वर्टिकलिटी निकल जाएगी, तो डिवाइड कर देना है जितना आपका मीटर होगा, तो उधर से ये वैल्यू आएगी आपकी, वहाँ से आपका निकल जाएगा इतना। और वैसे ही आगे जब हर 1 मीटर पे आप स्लोप करते जाओगे धीरे धीरे ऑटो लेवल से, यहाँ जैसे भी आपको स्लोप करनी है। तो एक तो ये था हमारा एग्जाम्पल बताता हूँ। दूसरा टाइप जो आपको मैंने ड्राइंग दिखाई थी अभी स्टार्टिंग में कि हमारे दोनों तरफ ड्रेन है और बीच में 9 मीटर डिस्टेंस है, और उसने कहा स्लोप आधी की स्लोप यहाँ जानी है, और ये रोड में भी रहता है, देखा होगा आपने कैंपर दिया रहता है यहाँ पे, ये रोड हमारा रोड ऐसे ही होता है कि यहाँ ड्रेन होता है यहाँ पानी जाता है, तो वैसे ही लगा लो ये भी पेमेंट है। तो इसमें क्या कहा है उसने 1:100 की स्लोप देनी है दोनों तरफ। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डिस्टेंस है 9 मीटर अंदर तो उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 4.5 ये आ गया। अभी क्या करना है, अभी हम स्लोप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले है कितनी हमारी 1:100 की स्लोप है, तो सेम स्लोप वैसे ही करना है। तो जो 1:100 होगा हमारा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 डिवाइड बाई 100 आ गया, तो आ गया हमारा 10 mm ये आ गया। अभी है कितना डिस्टेंस 4.5 है, तो वैसे ही सेम करना है 1/100 मतलब जो हमारी रेशियो 1/100 इक्वल टू v वर्टिकलिटी, और कितना हमारा कितनी डिस्टेंस के लिए निकालना है 4.5 के लिए, तो वो 4.5 यहाँ ले लेना है। तो वैसे ही 4.5 यहाँ चला जाएगा, 4.5 डिवाइड 100 v हमारा कितना आ जाएगा 0.05 मीटर, तो हमारी कितनी आई 45 mm स्लोप यहाँ पे आई। ठीक है, समझ गए कितनी 4.5 मीटर के लिए हमारी कितनी mm स्लोप आई 45 mm, और इसको वैसे ही डिवाइड कर देंगे हर 1 मीटर पे, मतलब इसका 5 mm या 4 mm कर देंगे तो हमारा स्लोप अच्छे से यहाँ बन जाएगा। क्या करना होता है आपको, सबसे पहले जो आपकी 2% होती है, 2 को मतलब परसेंट है उसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपका आ जाएगा 1/50, तो आपकी रेशो बन गई 1:50। तो अगर ये रेशो मिल गई तो पहली वाली वीडियो जो देखोगे तो आप इजीली उसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगा क्योंकि जो हमारे इसी वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ आना चाहिए। तो अगर मैं लूँ 5% तो उसको भी डिवाइड कर देना 100 से, तो क्या आ जाएगी हमारी 1:20। ये आ गया सीधा रेशो। अभी क्या करना है, अभी आपको करना है, इसमें जो पहली वीडियो थी उसमें क्या था, जो जब ये रेशो मिल जाती है, ये आपने ड्राइंग में भी देखा होगा, तो उसमें क्या कर देते हैं हम, इसको कर देना है 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो जो आएगी हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ गई 50। ठीक है, तो क्या आया, तो आया कि हमारा जो हर 1 मीटर पे आपको 50 mm स्लोप देनी है। ये काफ़ी ज़्यादा स्लोप हो गई, तो ऐसे ही निकालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो मैंने रोड दिखाया उसकी स्लोप कितनी बोली उन्होंने 1:200, इस तरफ भी 1:200 ये स्लोप उसमें दी हुई है। लेकिन मैं इसको अलग एग्जांपल से समझाऊंगा। जो हमारा यहाँ चल रहा है 1:50 आया और हमारा ये 6 मीटर का रोड है। यहाँ आपको कैसे करनी है, सिमिलर ट्राइंगल का लगाएंगे फार्मूला 1:50 इक्वल टू स्लोप, और इसका उन्होंने क्या कहा, यहाँ की स्लोप इस ड्रेन में जाएगी और यहाँ की इसमें। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ड्राइंग का मैं बता रहा हूँ, ये पहली में जो वीडियो में बताया था। यहाँ हमारी है 1:50, तो इसका पानी यहाँ जाएगा, तो इसका यहाँ से, तो बीच में कैम्बर रहेगा हमारा। तो कैसे करेंगे, 150 स्लोप, और ये इसको हाफ करेंगे अगर हम, तो 6.6 है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3.3। इसको कर लेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, ऐसे इधर आ जाएगा हमारा, और 1 × 3.3 यहाँ 50 इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.066। इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 66 mm। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा 3.3 मीटर में
आपको कितनी 66 mm स्लोप प्रोवाइड करनी है। ये आ गया। अभी कैसे प्रोवाइड करनी है, मतलब 66 mm, तो 1 मीटर पे इसको डिवाइड कर लो, मतलब 1 मीटर पे 3.3 mm है, तो 1 मीटर पे आप दे दो 20 mm, 22 दे दो, 2 मीटर पे दे दो फिर 22 mm, 3 मीटर पे दे दो 22 mm। ऐसे ऐसे डिवाइड करके आप विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल या डोरी के हिसाब से आप स्लोप प्रोवाइड कर सकते हो। देखो स्लोप का समझ आ गया, कंसेप्ट फंडा समझ आ गया। अभी हम समझते हैं, एफकॉन में पूछा गया था, इंजीनियर से 2 साल का एक्सपीरियंस था अनुभव का, तो उनसे पूछा गया एडमिक्सचर क्या होता है। ठीक है, एडमिक्सचर क्या है और कंक्रीट का क्या इफेक्ट पड़ता है एडमिक्सचर पे। देखो एडमिक्सचर जो होता है वो होता है कंक्रीट के लिए उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस करने के लिए, मतलब आपको जैसा कंक्रीट चाहिए वैसा कंक्रीट एडमिक्सचर आपके लिए बना देगा। आपको चाहिए कि वो अच्छा वर्केबल हो, उसका स्लंप इतना हो, हमें पानी कम डाला, काफी चीजें। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। देखो 3-4 किस्म के एडमिक्सचर यूज किए जाते हैं। वाटर रिड्यूसर होता है, एक्सेलरेटर होता है, रिटार्डर होता है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर। ये 5 किस्म के मोस्टली यूज किए जाते हैं। वाटर रिड्यूसर क्या है, सामने समझ आ रहा है। वाटर रिड्यूसर मतलब जिससे पानी कम हो। ये अगर हमें कंक्रीट हमारा बहुत दूर जाना है, ठीक है, उसका आपको लगे 20 से 30 मिनट वहां पहुंचने में कंक्रीट को लगेंगे, तो हमें उसमें वाटर रिड्यूसर डालना होता है। उसका स्लंप बना रहे, कंक्रीट वर्केबल हो, सूख नहीं जाए, बाद में ना लेबर उसको कर पाए, ना जो बूम प्लेसर होता है पंप की हेल्प से हम कंक्रीट छत पे डालते हैं वो भी नहीं कर पाए। तो इसलिए हम वाटर रिड्यूसर यूज करते हैं। जो भी उसके अंदर ट्रैप्ड एयर होती है, मतलब ट्रैप्ड पानी होता है कंक्रीट का, वो बाहर आ जाता है, कंक्रीट एकदम स्मूथ हो जाता है, मतलब उसके पार्टिकल बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। एक्सेलरेटर क्या होते हैं, अगर आपको मतलब एक्सेलरेटर भी एडमिक्सचर ही है। आपको क्या करना हो, अगर आपको देखो जो एक्सेलरेटर होता है ना वो सेटिंग टाइम कम कर देता है। मतलब अगर आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, देखो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, अगर वो 20 मिनट में कर दिया आपके लिए और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे है, वो आपके लिए 6-7 घंटे कर ले तो अच्छा है। कई जगह पे जरूरत पड़ती है, कहाँ पे, जैसे ब्रिज हो गए या पानी के अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वहां पे एक्सेलरेटर डाले जाते हैं कि सेटिंग टाइम शॉर्टन हो जाए और जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ हमें मिल जाए। रिटार्डर्स क्या हो गए, अगर सेटिंग टाइम हमें स्लो करनी है, मतलब हमें चाहिए कि हमारा कंक्रीट जो है धीरे धीरे पके, कोई चक्कर नहीं, मतलब 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम हो, 40-50 मिनट हो जाए। ये उस केस में भी किया जाता है जब आपका टीएम फंस गया कहीं पे, जहां आपको कंक्रीट जो लगा लो कंक्रीट चल रहा है और कुछ दिक्कत आ गई, शटरिंग खुल गई, तो जो पहले कंक्रीट बना हुआ था वो भी पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे रिटार्डर डाल दिया जाता है कि सेटिंग टाइम स्लो हो जाए, एकदम से सेट नहीं हो। तो इसलिए ईयर एंट्रेनिंग एजेंट, ये क्या होता है, स्लंप अगर हमें ज्यादा करना हो, कंक्रीट का वर्केबल कंक्रीट बनाना है और वाटर रेशो में कम डालनी है, जितनी कम पानी होगा कंक्रीट में उतनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जितना चाहिए उतना तो होना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या किया जाता है, ज्यादा डाल दिया जाता है कि अच्छे से कंक्रीट काम कर सके, तो उस केस में पानी उतना ही रखो जितना जरूरत है और वहां पे एयर एंट्रेनिंग एजेंट डाल दिया जाता है, एडमिक्सचर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कंक्रीट वर्केबल होता है, स्लंप उसका अच्छे से मिल जाता है। बूम प्लेसर से काम करना हो, लेबर से काम करना हो, अच्छे से हो जाएगा। ये वहां किया जाता है जहां सरिया बहुत ज्यादा होता है ना, मैश होती है बहुत ज्यादा, तो उसको सरिये को अच्छे से घुस जाए अंदर, मतलब सेल्फ कंपैक्टिंग हो जाए, तो उस केस में किया जाता है। सुपर प्लास्टिसाइजर और प्लास्टिसाइजर क्या हो गया, ये वही काम करते हैं। वाटर रिड्यूसर मतलब पानी कम खपत चाहिए जहां पे, वहां पे बॉन्ड अच्छी बना लेते हैं सरिये और उससे। तो अगर एडमिक्सचर कंक्रीट में यूज किया हो तो शक्ति मिलती है कंक्रीट को और वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये इस पे अलग सा वीडियो बनता है 30 से 40 मिनट का, अगर आपको चाहिए होगा कमेंट करना। पहले का वीडियो हमारा था IS 1200, उस पर एक वीडियो आएगा, दिक्कत मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप जो होती है स्टेयर केस में, अगर स्लोप ज्यादा होगी ना दिक्कत आएगी चढ़ने में, अगर कम होगी तब भी दिक्कत आएगी। तो स्लोप कितनी रखनी होती है, IS कोड हमारा कहता है IS 456, ये बहुत इंपॉर्टेंट IS कोड है, इसको पढ़ना जरूर। IS 456 कहता है 25 डिग्री से 40 डिग्री आपको स्लोप रखनी है। कितनी, 25 डिग्री से 40 डिग्री स्लोप रखनी है। और इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन तो इंटरव्यू पूछेगा कितनी स्लोप रखनी चाहिए, आप बोल दोगे जी 30 डिग्री रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आपको काम आएगी जब साइड पे जाओगे, जहाँ ऐसे भी पता होना चाहिए कि कभी कभार बोल भी देते हैं क्या है 30 डिग्री 25 डिग्री कैसे देनी है, तो निकाल के बताओ, तो वो कैलकुलेशन करके भी मैं आपको दिखा दूँ। जो हमारी परफेक्ट स्लोप है, मतलब वो रहनी चाहिए आपको। अगर कोई भी सीढ़ी डिजाइन करोगे या बनाओगे तो 30 से 35 डिग्री स्लोप उसमें रखना, उससे ज्यादा उसमें स्लोप नहीं रखना, वो नहीं अच्छा हो। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।
तो ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जो जैसे स्टेयर मैंने दिखाई आपको, ये स्टेयर आ गई हमारी, ये उसकी एक लैंडिंग आ गई, ये दूसरी लैंडिंग आ गई उसकी। जो हमें एंगल निकालना होता है वो निकालना होता है ये वाला, हमें इसी पे डिपेंड होता है कि स्लो। देखो अभी ये आपको देखने में देखो दिख रही होगी, जो बनाने में है 45 डिग्री से ज्यादा दिख रही होगी, तो इससे पता चलेगा। अगर देखो स्टेयर ऐसे भी होगी तो चढ़ने में इजी रहेगा। तो इसी से हमें डिपेंड होता है कि ये जितना आएगा उससे हमारा होगा कि ये कितनी स्लोप इसमें मिल रही है। ये हमारी हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अभी हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालने के। उसके लिए क्या है, पहले आपको फिक्स कर लेना है कि आपको राइजर, इसे हम बोलते हैं राइजर, इसे बोलते हैं हम ट्रेड, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कर लिया कि मैंने रखा ये 6.5 इंच राइजर, और ये रख लिया हमने 11 इंच। नॉर्मल यही रखा जाता है, आप भी जब स्टेयर बनाओगे तो यही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 इंच 11 इंच। तो इसका फार्मूला क्या है निकालने का, वो है स्लोप इक्वल टू राइजर डिवाइड बाय ट्रेड। ये फार्मूला पकड़ लेना है आपने, रट लेना है। फिर आता है tan थीटा। राइजर क्या था हमारा 6.5 इंच, ये आ गया। ट्रेड क्या था हमारा 11 इंच, ये आ गया। tan थीटा इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद थीटा इक्वल टू, थीटा इधर ही रखा, tan इधर लगी तो tan इनवर्स हो गया वो, तो वो आ गया। इसको हमने डिवाइड किया तो आया 0.59। tan इनवर्स 0.59 निकाला हमने तो आया 30.54। थीटा डिग्री कितना आया 30 मतलब 30 डिग्री हमारा एंगल आया, ठीक है। तो ये एंगल फिक्स हो गया है, और हमें चाहिए कितना सा एंगल 30 से 35 डिग्री। तो ये परफेक्ट हो गया। अगर आपने राइजर 6.5 इंच प्रोवाइड किया, 11 इंच का ट्रेड प्रोवाइड किया है, तो वो बेस्ट है। आपकी स्टेयर केस अच्छी डिग्री में बन रही है, चढ़ने में भी इजीली होगा और उतरने में भी आसानी होगा। तो यही फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला सा, इससे हम निकालते हैं कि हमें कितना एंगल चाहिए होता है। वो रहने वाला है कि रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, और अल्टरनेट क्यों दी जाती है, कहां हमें कॉलम में देनी चाहिए। ये एलएनटी में क्वेश्चन पूछा गया था, आज एलएनटी के क्वेश्चन ही हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम में रिइंफोर्समेंट क्यों देते हैं, सरिया क्यों देते हैं। एक तो जो कॉलम हमारा होता है वो कंप्रेशन मेंबर है, तो उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी उससे बढ़ती है, ये आपको आंसर देना है। दूसरा, जो कंप्रेशन से फेलियर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दे देते हैं रिइंफोर्समेंट, और बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, शेयर फोर्स जो कॉलम में आती है उसको रेजिस्ट करने के लिए, बकलिंग और कोलैप्स के चांसेस को। लेकिन इसको आप समझो कि आप अल्टरनेट क्यों देते हो लैप, मतलब आपको अल्टरनेट लैप देना होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे करके, और कहां आपको लैप देना होता है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। जब समझ लोगे कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा आप आंसर दे दोगे। आपको दिखा के, सामने आप देख रहे हो टॉर है जो, ये क्यों, मतलब जब भी आप साइड देखोगे या नए आप गए हो तो देखो कि आज छोटा सरिया, लंबा सरिया, ये क्या है, मतलब क्यों किया है। जब भी मैं नया था, ऐसे फ्रेशर गया था, तो मेरे भी माइंड में था कि मतलब टॉर तो एक साइज का आया, नीचे जो बंडल्स पड़े हैं तो क्यों ये छोटा बड़ा हो गया है। तो ये किया जाता है छोटा बड़ा, और ये जो नॉर्मल गांव में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नहीं किया जाता है। उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है प्रोवाइड करना और कहाँ प्रोवाइड करना है। ये सब मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ। ये साइड का विजिट हो गया, देख लिया आपने क्या चीज़ है क्या नहीं। अभी मैं पूरा अच्छे से थ्योरेटिकल बेस से पढ़ाऊंगा, अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा, अच्छा सब बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा, मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है गाइस। फ्रेशर हो, साइट इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, जो भी हो, आपको ये काम आने वाला है। अगर का आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइस, थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, इसको काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी। और ये टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलम लैब की। मतलब एक तो मैंने बताया, पहले कई लोगों को पता नहीं होगा कॉलम लैब है क्या है जो। तो कॉलम, ये मेरा मतलब एक घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मेरी, 24 मीटर लंबी है, हाइट इसकी 24 मीटर। तो स्टील प्रोवाइड करिए, चलो मतलब एक ये तो पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का सीधा खड़ा कर दोगे, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर का आप स्टील कट करके उसका एल मार के खड़ा कर देते हो। तो उसके बाद नीड तो पड़ती है उसको, क्योंकि स्टील हमें पूरा 24 मीटर ऊपर तक लेना है, तो उसको नीड पड़ती है लैब प्रोवाइड करने की। तो हम लैब प्रोवाइड कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब ये, ठीक है, ये नीचे से जो सरिया आ रहा था उसको ऊपर लैब प्रोवाइड कर दिया।
अभी लैब प्रोवाइड किया है कॉलम में, तो बेस्ट जोन कौन सा है, कहाँ आपको लैब प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। सो मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊं, क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि कहाँ करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कंटिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला है, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो आपको आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले आपको सोच के रखना है कि आपका कहां स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहां है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है। तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिये का, वो कहां करना होता है, हमेशा कॉलम के सेंटर में, ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी, स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है आपको, सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ये याद रखना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो, 1 2 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है, वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं बता ही देता हूं, अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो में बना चुका हूं इस पे अच्छे से। तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बक्कल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा। मतलब अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है, ये हवा चल रही है तो पेड़ यहां से बेंड होता है। तो सबसे ज्यादा कहां लोड पड़ता है, मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब क्या होता है, इस पे टेंशन आती है, क्योंकि ये यहां हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहां से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहां से उखड़ गए होते हैं। तो इसीलिए कभी भी यहां पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहां प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहां, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे, ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर जैसे 3.2 मीटर है, तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना है 800 mm या 0.8 मीटर। तो उसको, उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था, स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था, एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर देखो, अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है। तो जब अगर हम यहाँ पे पूरा लैप दे देंगे, मतलब यहाँ सब लैप, यही सब लैप आ गए, मतलब ये लैप आ गया, सब यही लैप आ गए, तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहाँ सरिया होगा, दूसरा यहाँ होगा, तो जो लैप आएगा एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है। 2 चीजें ध्यान रखनी, क्या रखनी है, एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचा होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा ऐसे। दूसरा वो कहां तक जाना चाहिए, जो ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का, उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे, वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है। और ये भी टेंशन जो ना, इधर भी आप स्पेसिंग कम ही रखो। मैं बोलता हूँ कॉलम में जितनी पॉसिबल हो 100 से 150 mm स्पेसिंग रखो। मैंने गांव में देखा है कि 200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की होती है, 4 सरिया प्रोवाइड किया होता है। वो क्या रोकेगा, वो क्या मतलब कुछ वो नाम कर रहे हैं कॉलम का। तो ये चीजें मैं तभी बताता हूँ कि आप बिना मतलब किसी डिजाइनर से भी ये काम कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक टॉपिक। अभी मैंने कहा था 4-5 टॉपिक होंगे, तो नेक्स्ट आता हूँ मैं टॉपिक। तो आप देखते होंगे जहां भी साइड पे, ये देखो, ये जो मैंने किया है, ये स्टील, ये मैंने कहा ये स्टील था हमारा, ये लैप होता है, ये मैंने जैसे बताया। अभी मैं इसका एक कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने लैपिंग का बताया था। उधर भी आप वीडियो कल देखोगे, कल का, तो बीम का लैपिंग था, उसमें भी ऐसे किया था, ऐसे। ये क्या होता है, ये है जॉगल आपको मतलब प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों कर रहे हैं, अगर मतलब कोई चीज है, ये मैं कहूं ऐसे, ये 2 चीजें इसको बांध दी, यहां से मैंने लोड डाला, यहां कहीं से भी लोड डाला, तो इसका स्लिपेज का डर रहता है, मतलब ये नीचे ज्यादा स्लिप करेगा। अगर आपने चीज को ऐसे प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये आया और जितना लैप होगा, मतलब जैसे, और लैप का क्या था, मैंने कैसे बताया कि आपको थंब रूल के हिसाब से कितना 50D प्रोवाइड कर देना है। 50D क्या है, ये कल की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 50 इंटू डायमीटर जो भी होगा, 25 का होगा,
ठीक है। तो अगर 20 का डाया होगा तो कितना आया हमारा 1 मीटर, 1 मीटर, और ये कितना 1250। तो आपको ये लेंथ जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 1 मीटर या 1250 जिस हिसाब का सरिया होगा, और आपको यहां जॉगल प्रोवाइड करना है। और इसमें भी एक चीज क्या देखनी है आपको, ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक क्या है, मैंने देखा है जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, मतलब काफी जगह पे देखा है 30% यही काम हुआ होता है। क्या हुआ था, आपका मतलब एक स्टोरी बना ली, ये घर है आपका, स्टोरी बना ली, इसके कॉलम थे जो कॉलम दिए थे, तो उसका सरिया यही मतलब थोड़ा थोड़ा निकाला होता है, इतना मतलब 100 mm 200 mm, वो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब वो जहां तो निकालो ही नहीं, या उसको बेटर वे से निकालो। बेटर वे से इन द सेंस कि आपका ऊपर उसका लैप मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको इन फ्यूचर अगर स्टोरी खड़ी करनी है तो आपको उतना निकालना ही निकालना है। और जब ये निकालोगे एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो आपका सरिया होगा वो अल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा, उसमें स्टीरअप पहना के रखना पूरा। अगर स्टीरअप नहीं पहनाई होगी तो अगर जो स्टील होगा वो हवा से, मतलब जब हवा चलेगी तो वो हिलेगा, उससे क्या होगा, यहाँ क्रैक्स पड़ जाएंगे यहाँ, और वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जहां तो कोई बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलेंगे तो सरिये हिलाएंगे तो यहाँ जगह बन जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। नेक्स्ट चीज, अगर क्या होता है कभी कभार ये भी मैंने देखा है कि कॉलम यहाँ मतलब ए फर्स्ट स्टोरी बना दी उसने, और वो बस बोलता कि मैं ये खत्म मैं घर नहीं बनाऊंगा। इन फ्यूचर 2-3 साल बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक्सटेंड करना है घर, तो उसका स्टीरअप तो मतलब ऊपर सरिया तो गया ही नहीं है। वो क्या करना है उस केस में कि जो स्लैब होगी जैसे, ठीक है, ये मतलब नीचे से कॉलम आ रहा है, अभी ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड करना है, तो क्या करना है, यहाँ होल करना है। मतलब जहां जहां आपको लगता है उतना मतलब अंदाजे से कि जो नीचे सरिया है वो वैसे उधर होल कर देने, जितने बार आपको डिजाइनर ने कहा है या डिजाइन या नीचे से जितने आ रहे हैं वो होल करके उसमें प्रॉपर बेस से ग्राउटिंग, मतलब ग्राउटिंग करनी है, केमिकल ग्राउटिंग, सिंपल नहीं, केमिकल ग्राउटिंग उसमें करनी है। हिल्टी 500 यूज करना है, ये वीडियो मैंने डाल चुका हूं। वो करके फिर आपको कॉलम ऊपर करना है, तो उससे आपका इजिली लोड ट्रांसफर होगा अच्छे से। अभी मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है 1 वे और 2 वे स्लैब में, ये हर जगह पूछा जाता है, एलएनटी में क्यों नहीं पूछेगा कोई। तो 1 वे 2 वे स्लैब को प्रैक्टिकली समझाता हूं, लेकिन पहले समझ लो बेसिक। 1 वे स्लैब वो हो गई जहां रेशियो जो होती है लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन, अगर 2 से बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो उसे हम 1 वे स्लैब बोलते हैं। अगर लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन 2 या 2 से कम हो, उसे हम 2 वे स्लैब बोलते हैं। इसको मैं साइड पे लेके आपको समझाता हूं, थोड़ा इसका थ्योरेटिकली समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाओगे। क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, कुछ चीज़ें जो मेंशन की होती हैं कि 1 वे ऐसा होता है, 1 वे 2 वे ऐसा होता है, लेकिन साइड पे क्या होता है, एक जैसा दिखने में आपको डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा कि 1 वे 2 वे में देखने में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी मैं इसकी ड्राइंग दिखाऊंगा आपको कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया जाता है कि 1 वे आपको कैसे स्टील प्रोवाइड करना है, 2 वे में कैसे प्रोवाइड करना है, और दोनों में सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, इनमें इंटरव्यूज में से क्वेश्चन क्या आते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको साइड विजिट दिखाता हूँ। देखो सामने आप देख रहे हो, ये है हमारी 2 वे स्लैब। अगर देखा आपको थोड़ा इसमें, क्योंकि स्टील ही स्टील है, देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्रैंक बार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो इस साइड भी क्रैंक बार है, अभी मैं इस साइड जाऊं तो यहाँ भी आपको क्रैंक बार दिख रहे होंगे। एक ये चीज़ है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो 2 वे स्लैब को, जिसमें चारों साइड आपको क्रैंक बार दिखेंगे तो वो 2 वे स्लैब होगी, गारंटी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 वे स्लैब में क्या होता है, चारों जो उसकी बीम बोल लो या दीवारें होंगी तो वो चारों लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और उसमें सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा, तो उसको लोड को काउंटर करने के लिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो इस इधर हमने चारों साइड क्रैंक बार प्रोवाइड किए हैं, इन द सेंस कि ये 2 वे स्लैब है, चारों साइड इधर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन 1 वे में क्या होता है, एक दो जो पैरेलल साइड होती हैं वहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम 2 साइड पे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ से साइड पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1 वे और 2 वे का। इसमें क्या दूसरी चीज़, यहाँ 2 वे स्लैब है, यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 वे में क्या डिफरेंस है, 2 वे में क्या डिफरेंस है। अभी मैं इसकी आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका थ्योरेटिकल वे से आपको डिफरेंशिएट करूँगा कि 1 वे और 2 वे में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ड्राइंग, ठीक है। जो मैंने अभी साइड पे आपको विजिट करवाई जिस एरिया की, वही ड्राइंग आपको सामने दिख रही होगी।
आप देख रहे हो कि उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है क्रैंक बार दोनों तरफ से दिया हुआ है। देखो इस तरफ से जो LY5 क्रैंक बार टूटा हुआ है और दूसरी तरफ से भी जहाँ BR9 बीम है वहाँ से भी L5 पे क्रैंक टूटा है। तो यही हो गया कि ये हो गया हमारा 2 वे स्लैब, मतलब दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट पड़ रही है, ये भी है। और मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट में बताऊंगा कि जो अगर आपको विज़न से या बेसिक चीज़ों से नहीं पता चले कि 1 वे 2 वे क्या है, तो एक जो जैसे रहता है लेंथ बाई ब्रेड्थ डिवाइड बाय उसका 2 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो चीज़ भी डिफरेंशिएट करती है कि आपकी 1 वे है 2 वे। लेकिन आप ड्राइंग में अभी देख रहे हो तो इससे भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। देखो जो स्पान है दोनों तरफ से बराबर है, तो ये 2 वे स्लैब। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ भी रेनफोर्समेंट चारों तरफ है, तो इससे भी हमें आइडिया हो सकता है कि ये हमारी 2 वे स्लैब है। अभी मैं आता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट पे, इस पे आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी साइड में आपको देखो अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, ड्राइंग में आपको समझ नहीं आया, लेकिन अभी आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी, काफी ज्यादा नॉलेज आप उनमें से गेन कर सकते हो। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे, वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे, IS कोड मिल जाएंगे फ्री में, बुक्स मिल जाएंगी, जॉब के लिंक डेली होते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं जॉब के लिंक डालता हूँ वो डायरेक्ट आपको अप्लाई पे विजिट करवाएंगे और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ना कोई कंसल्टेंट फीस या कुछ भी फेकपन का हो सकता है। तो आपको इस साइट पे विजिट करना चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं अपना थ्योरेटिकल पार्ट, दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूं, 1 वे और 2 वे का। देखो आपने अभी अपने डिग्री या डिप्लोमा के टाइम पढ़ा होगा कि 1 वे और 2 वे में क्या डिफरेंस है। मेनली जो डिफरेंस दिखाया जाता है वो इससे हमें पता चलेगा। देखो एक स्लैब की एग्जाम्पल मैं लूं, ये स्लैब है हमारी, ये लॉन्गर साइड है उसकी, ये शॉर्टर साइड है, मतलब ये 8 मीटर ऐसे है वो और 2 मीटर ऐसे है, ठीक है। जो 1 वे स्लैब होगी लेंथ डिवाइड बाय विड्थ, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2, तो वो होगी हमारी 1 वे स्लैब। अगर मैं इसी एग्जांपल लूं, 8 हमारा लॉन्गर साइड आ गया, 8 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 4, तो 4 आया हमारा बड़ा, 2 से बड़ा है, तो ये हो गई हमारी 1 वे स्लैब। ये एक चीज है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये 1 वे है 2 वे। अगर 2 वे की बात करें तो मतलब मेनली क्या होता है, जो 2 वे स्लैब रहती है ना, वो उसका साइज लेंथ विड्थ थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता, मतलब बराबर ही होती है। अगर एक 6 मीटर होगा दूसरा 5 मीटर होगा, या एक 5 मीटर होगा तो दूसरा 4.5 या 4.2 या जो भी इर्द गिर्द ही रहेगा आपका। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 2 वे स्लैब में क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाई विड्थ लेस देन और इक्वल टू 2, ये हो गया 2 वे का, ये हो गया 1 वे का। तो एग्जाम्पल लूं मैं इसकी, तो लेंथ हो गई हमारी 6 मीटर, विड्थ हो गई 4.8 मीटर। ये एग्जांपल है, आप जो भी एग्जांपल के लिए तौर पे देख सकते हो। तो डिवाइड करूंगा तो हमारा आया 1.25, वो लेस देन 2 आया, तो ये हो गई हमारी 2 वे स्लैब। जो हमने अभी मैं आपको साइड पे दिखाई या ड्राइंग में दिखाई, वो हमारी 2 वे थी। एक साइड का उसका कुछ 7 मीटर था और एक साइड का कुछ 8 मीटर था, तो डिवाइड करेंगे वो 1 से कम ही आने वाला था। वो इससे भी आप लगा सकते हो कि वो हमारी 2 वे स्लैब थी। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज क्या डिफरेंशिएट करती है, जो हमारी 1 वे स्लैब होगी वो जो जब उस पर लोड पड़ेगा वो एक तरफ बेंड होगी। जैसे एग्जांपल लूं मैं, ये दीवारें या कॉलम है, जब यहां पे लोड आएगा तो वो एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी, ऐसे, वो होगी हमारी 1 वे। और जो 2 वे रहेगी वो डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगी, अगर उस पर लोड पड़ेगा, वो चारों साइड से बेंड होती है और उसकी शेप कुछ ऐसे बाउल जैसी होगी। मतलब अगर हम बाउल देखें या प्लेट देखें तो ऐसी उसकी शेप हो जाएगी, क्योंकि वो चारों तरफ से उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है। अगर अभी अगली चीज देखें तो क्या होगा, देखो जो हमारी 1 वे स्लैब होगी ना, उसको दोनों तरफ पैरेलल साइड में दीवार होगी, जहां पैरेलल साइड पे कॉलम होगा, तो दोनों तरफ उसके बीम होगा ये, और उसका जो लोड होगा डिस्ट्रीब्यूट वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, जहां दोनों तरफ उसकी दीवार या कॉलम होगा। और अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, आपने कैंटिलीवर बीम देखा होगा, कैंटिलीवर जो छज्जा रहते हैं, मतलब बीम नहीं, जो कैंटिलीवर छज्जा रहते हैं, तो वो हो गए हमारे 1 वे स्लैब। या बरांडास हो गए, तो उनको क्या होता है, 2 साइड से सपोर्ट मिली होती है, तो वो उसकी एग्जांपल आप ले सकते हो 1 वे स्लैब की। 2 वे में क्या होता है, देखो चारों साइड से उसकी सपोर्ट होगी, मतलब चारों साइड उसके बीम होंगे या चारों साइड उसकी दीवार होगी, तो वो हो गई हमारी 2 वे स्लैब। और इसमें लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों तरफ, मतलब यहां भी लोड होगा। अगर मैं इसकी एक ड्राइंग बनाऊं, ये 1 वे की बनाता हूं मैं पहले, यहां ये इस साइड दीवार है, इसके इस साइड दीवार है, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां होगा, यहां होगा,
और यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। लेकिन अगर मैं उसकी ड्राइंग बनाऊं 2 वे की, तो ये हो गया हमारा 2 वे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और चारों तरफ उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हो गए एक तरीका इसको समझने का। नेक्स्ट अभी आते हैं हम रेनफोर्समेंट पे। तो हमें इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी 1 वे स्लैब रहती है ना, उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होती है हमारी मेन वार रहता है रेनफोर्समेंट का, वो करते हैं हम शॉर्टर स्पैन पे। ये आ गया हमारा शॉर्टर स्पैन, तो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे और इसी पे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो शेयर फोर्स यहां मैक्सिमम होगी, तो हम यहां पे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं एक ही तरफ। ये आ गई हमारी मेन रेनफोर्समेंट और ये आ गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बात होगी 1 वे स्लैब की। 2 वे में स्लैब में क्या रहेगा, हमारी जो मेन रेनफोर्समेंट होगी वो दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे। मतलब यहां से भी हमारी मेन आएगी, यहां से भी हमारी मेन आएगी, तो दोनों तरफ से मेन आएगी और दोनों तरफ हमारे क्रैंक हो गए। जैसे आपने ड्राइंग में देखा होगा, चारों तरफ क्रैंक बार से प्रोवाइड किए हुए, तो वो उधर से भी और ड्राइंग में भी चारों तरफ दिखाया था कि यहां से L/5 पे क्रैंक टूटेगा, यहां से भी L/5 पे क्रैंक टूटेगा, यहां से भी L/5 पे क्रैंक टूटेगा। तो वो उससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारी 1 वे है या 2 वे। आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं तीसरी चीज की, जो सस्ती कौन सी है। मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको कौन सी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो जो हमारी 1 वे स्लैब है, दोनों का प्राइस में कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर हम 1 वे स्लैब प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम रेनफोर्समेंट कम डालते हैं, तो उसमें हमें थिकनेस बढ़ानी पड़ती है उसकी कंक्रीट की। उसकी थिकनेस वेरी करती है 100 से 150 mm आपको थिकनेस बढ़ानी पड़ती है कंक्रीट की, क्योंकि उसमें रेनफोर्समेंट कम है। और वैसे ही 2 में स्लैब में क्या होता है, रेनफोर्समेंट प्रॉपर वे से होती है, क्योंकि दोनों तरफ मेन बार होता है। और इसमें क्या होता है, आप थिकनेस कम कर सकते हो 2 वे में स्लैब में। तो ये चीज भी देखी जाती है 1 वे और 2 वे में। मेन डिफरेंस आपको कहां से पता चलेगा, वो चलता है L/B की रेशियो से। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि 1 वे है या 2 वे है। अगर साइड पे आपको देखना है, अगर बाई चांस चारों साइड बीम प्रोवाइड किए, कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि वो 1 वे है 2 वे है। उसमें अगर क्रैंक बार चारों साइड प्रोवाइड किए हैं, तो वो आपकी 2 वे स्लैब होगी। अगर एक साइड किया है, तो वो 1 वे हो सकती है। इससे भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस चीज को समझो, जो स्लम्प होता है, बूम प्लेसर सबको पता है, जिससे हम कंक्रीट करते हैं, 2-3 मंजिल हो जाती है जब बूम प्लेसर से हम कंक्रीट करते हैं। तो उसका जो स्लम्प रहता है, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, उसकी रेंज डिपेंड होती है कंक्रीट पे भी, लेकिन 160 से 200 mm उसकी रेंज रहती है। ये आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो, तो वो आंसर आपका सही रहेगा। आज फिर 3 क्वेश्चन कवर हुए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, टॉप 14 का ही अभी पार्ट चल रहा है। कल पहला पार्ट आया था, आज दूसरा है, तो ऐसे हम कवर करते जाएंगे। 8 से 10 मिनट की वीडियो रखा करेंगे, लेकिन आपको जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होगा उसको इस तरीके से बताऊंगा कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप प्रैक्टिकली उसको काउंटर कर सको।